नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज नेशनल आवर का विषय है 47 साल पहले हुए संभल में दंगे की सच्चाई। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब 1978 के सांप्रदायिक दंगे की फाइलें खंगालने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 47 साल बाद दंगे को लेकर एक हफ्ते में संयुक्त जांच रिपोर्ट तलब की। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल और करीब 47 साल पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए दंगों की सच्चाई को सामने लाने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार की तरफ से दंगे की जांच रिपोर्ट की फाइल मांगी गई है। वहीं जांच की शुरुआत शुरू होते ही दंगे की आरोपियों की नींद उड़ गई है। बताया जा रहा है कि दंगे की जांच की जिम्मेदारी एडीएम एएसपी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल फिर से खुलेगी। सरकार ने दंगे की जांच रिपोर्ट मांगी है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि भाजपा एमएलसी चंद शर्मा ने विधान परिषद में संभल दंगे का मामला उठाया था। इसके बाद विधान परिषद की ओर से सूचना मांगी गई थी। प्रशासन दंगे से जुड़ी जानकारी शासन को सौंपेगा। इस सवाल पर एसपी ने कहा कि दंगे की कोई नई जांच अभी नहीं होगी। दंगे के मामले में कोर्ट से फैसला आ चुका है। सुनिए। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाएगी। सर, अगर शासन मांग रहा है तो इसका मतलब ये तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार संभल दंगों की 1978 की जांच करा सकती है। श्री चंद शर्मा जी द्वारा 115 रूल के अंतर्गत जो जांच के संबंध में आख्या मांगी गई है, उस आख्या के लिए जो सूचना है वो संकलित करके वापस शासन को भेजी जाएगी। ये अब सुनाते हैं संभल में हुए 1978 के दंगों को लेकर बीजेपी और सपा क्या कह रही है। सुनिए। उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल। आपने संभल पे दंगे की जो भी जांच बिठाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे आप उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये भी बताना चाहेंगे कौन थी मुख्यमंत्री उस जमाने में? 1978 में राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं तो क्यों खामोश थे? और 1978 के बाद इस उत्तर प्रदेश में 6वीं बार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने रोका था आपको जांच बिठाने के लिए? दंगों के तो आप स्पेशलिस्ट हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार है। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे 1978 का संभल दंगा हो या यूपी का कोई अन्य दंगा हो, आप डाटा निकाल कर देख लीजिए, सिर्फ हिंदुओं की हत्या हुई है
और किसी भी दोषी को सजा भी नहीं हुई है। लेकिन अब मैं शांत नहीं रहूंगा, हिंदुओं को उनका पुराना गौरव वापस दिलाऊंगा। जितने भी हिंदू मंदिर थे, हिंदू बावड़ी थी, हिंदू गौरव थे, वह अपने पुराने दौर में फिर से लाए जाएंगे। सुनिए। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाड़ दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर कंक्रीट लगा दी गई। और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में क्या कुछ कहा। अब रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर संभल के 1978 के दंगे में क्या क्या हुआ, उस रिपोर्ट में क्या है, सजा क्या सुनाई गई, तथ्य क्या थे, यह सब जानकारी मंगाई गई है। आगे क्या होगा यह तो देखने वाली बात है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, शशांक यादव जी, प्रवक्ता सपा, दिलीप गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे शशांक यादव जी, प्रवक्ता सपा, आपसे। शशांक जी, सवाल यहां पर यह है कि अब रिपोर्ट मांगी गई है, इस रिपोर्ट को लेकर के कि 1978 के दंगे में क्या हुआ है, सरकार यह जानना चाहती है। क्या कहेंगे इस डिमांड पर, सरकार के इस डिमांड पर? देखिए, इस चर्चा को अगर आप शुरू करते तो जो रूल 115 में जो एमएलसी साहब ने दिया है विधान परिषद में, वो लेटर भी अगर होता तो आप इस चर्चा को ज्यादा अच्छा कर पाते, क्योंकि ये सरकार ने नहीं मांगी है। रूल 115 में कोई भी सदस्य जो होता है वो अपना एक वक्तव्य रखता है और शासन से मांग करता है कि इस पर एक जो हमें ये फला बिंदु है, इस पर कार्रवाई चाहता है तो कार्रवाई मांग करता है, सूचना चाहता है तो सूचना मांगते हैं। तो वो अगर चीज सामने होती तो और अच्छी बात होती, क्योंकि इस तरह के 115 में समझ लीजिए कि 100 सदस्य हैं। नॉर्मली जब भी सदन चलता है तो 12 से 15 इस तरह 115 की सूचनाएं प्रतिदिन आती है जो मांगी जाती हैं सरकार से। सरकार को जवाब देना होता है। तो ये स्थिति वहां पे निकल के आती तो एक क्या माननीय सदस्य ने मांगा है तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है 1978 की बात को, तो जो भारतीय कानून है
उसमें गंभीर अपराधों की कोई समय सीमा नहीं है। वो जब भी अपराध पकड़ में आए तो सत्ता को, शासन को पूरा अधिकार है कि उसकी जांच कराए। तो अगर कोई चीज हुई है, बीच में कल्याण सिंह जी भी रहे और भी सरकारें रही, 5-5, 6-6 बार भारतीय जनता पार्टी रही है, और मान लीजिए उस वक्त वो सरकारें इतनी सक्रिय नहीं थी और योगी जी को कोई नई चीज मालूम होती है तो कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस हुई और जिस तरीके से सरकार के एक एक बिंदु और सरकार प्रशासन की जो कार्रवाई है जिसको एक्सपोज किया गया है, ये उसको काउंटर करने के लिए नैरेटिव इतना बड़ा बनाया जा रहा है। अन्यथा 115 की अगर आप अभी जानकारी लेंगे तो सैकड़ों एक से एक संवेदनशील चीजें पड़ी होगी, वो उठाई नहीं जा रही हैं। संभल के बिंदु को जो उठाया गया, इतना ही महत्वपूर्ण, जिस मंदिर और बावड़ी की बात कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले पटना में एक सिन्हा साहब ने पूरा मंदिर ही, शिव मंदिर पूरा कब्जा कर रखा था और वो वहां की पब्लिक, दीवार गिरी, जमीन में खड्डा दिखाई दिया तो पब्लिक के लोग उसमें चले गए तो पूरा मंदिर निकला। लेकिन अब चूंकि वहां पे दूसरा पक्ष सिन्हा जी हैं तो मीडिया में 1-2 घंटे की खबर बनी और वो ठंडी पड़ गई। यहां पर सरकार को, खासतौर से योगी जी की सरकार को, जिस हिंदू मुस्लिम बहस को धार देनी है उस बहस के लिए ये मुद्दा उन्हें सूट करता है जी। लॉ एंड ऑर्डर की चीज कोई बहस का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। कोई अपराध भी अगर मान लीजिए 50 साल पहले भी हुआ है तब भी उसे आना चाहिए सामने। एक एडवोकेट होने के नाते, खुद भी वकील हूं, विधान परिषद का सदस्य भी रहा हूं, तो उसमें, और सरकारें कभी उसका विज्ञापन नहीं देती है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। भाई आपने कोई अपराध है और आपकी जानकारी में आया है तो आप कार्रवाई करो। आप उसका जो है उसको बाकायदा आप वो प्रेस नोट के जरिए या अपने पार्टी के माध्यम से उसको अगर आप प्रचारित करते हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसको जानबूझ के प्रचारित किया जा रहा है। संभल के इशू पर इतना ज्यादा मैटर हाईलाइट हो गया और सरकार की जो कारगुजारी रही और जिस तरीके से प्रशासन ने सर्वे को लेकर इतनी तीव्रता दिखाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी कार्रवाइयां रोकी हुई है कि अब कोई भी नया कोर्ट बिना हमारे अगले ऑर्डर के कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है। तो उस वजह से वो सारे मुद्दे दबे पड़े थे। तो अब एक ये नया चीज निकाली गई है। तो ठीक है, कार्रवाई करने के लिए सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी अपराध हो रहा है तो सरकार उसकी कार्रवाई करे। मैं कंक्लूड कर रहा हूं आखिरी सेंटेंस में कि ये सारा का सारा जो मीडिया में मैटर को हाईलाइट किया जा रहा है, इट इज आउट ऑफ नोवेयर, कुछ भी नहीं है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। एक 115 की सामान्य नोटिस है जिस पर विधानसभा स्पीकर ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। शासन ने खुद नहीं मांगी है, विधानसभा स्पीकर के निर्देश पर शासन से रिपोर्ट मांगी गई है और वो रिपोर्ट करेंगे विधान परिषद के स्पीकर को। बिल्कुल। वहां पर यह आएगा कि साहब ये कार्रवाई की गई। उसके बाद अगला निर्णय क्या होना है वो शासन से पूछेगा, शासन अपनी कार्रवाई से अवगत कराएगा जी। तो मेरा मानना है कि ये सिंपल एक पब्लिसिटी का मैटर बन रहा है और अगर अपराध है तो उसमें सामने आना चाहिए, क्या बुराई है। ठीक है, ठीक है, आएंगे हम आपके पास। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहते हैं। तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, क्या लगता है क्यों तिल का ताड़ आप लोग हर बात का बना देते हैं?
जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपकी तरफ से आप म्यूट हों, इसे देख लीजिए। जी दिनेश जी। जी दिनेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, दिनेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दिलीप गुप्ता जी की तरफ रुख करेंगे। हम चाहते थे आपको कि अपने दोनों मेहमानों के पक्ष सुना दें, लेकिन किसी कारणवश दिनेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन शशांक यादव जी ने, जो कि पूर्व एमएलसी भी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये तिल का ताड़ बनाने का काम किया जा रहा है। वास्तव में क्या तिल का ताड़ बनाना बीजेपी के लिए किस मायने में फायदेमंद साबित होगा कि बीजेपी इसे तिल का ताड़ बनाएगी? नहीं, मेरा मानना यह है कि तिल का ताड़ नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन पीड़ित जो हैं उनकी आवाज को सुना जा रहा है। अगर किसी ने इस पर रिपोर्ट मांगी है और सरकार चाहती है इस पर जांच हो, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो संभल के अंदर 1978 में हुआ जो मंजर था, मैं आपको बता दूं कि मैं उस समय 13-14 वर्ष का रहा होऊंगा। जब दोपहर को पुलिस वहां जा रही थी जहां ये घटना हुई थी, नकाशे में फड़ के अंदर, तो मैं भी साथ में था। तो आप सच मानिए, तमाम लोग जिंदा जल रहे थे, टायरों में, फर्नीचर में। वो दृश्य अगर किसी ने देखा हो तो वास्तव में दिल दहल जाता। मैंने देखा है। आज भी उस दंगे की याद करके जिन्होंने अपनों को खोया है, वो वास्तव में उसकी याद करके सिर उठते हैं और यही कहते हैं, परमात्मा ऐसा मंजर कभी नहीं होना चाहिए। अगर इसको लेकर के 46-47 साल बाद किसी ने आवाज उठाई है, तो मैं ये मानता हूं ये तिल का ताड़ नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा की आवाज है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, और न्याय मिलना ही चाहिए। आज भी तमाम पीड़ित लोग इस आस में हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, पीड़ित ये मानते हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके अंदर एक क्षमता है, एक विश्वास है, एक प्रण है कि पीड़ित कोई भी हो, उन पीड़ितों को मैं हर हाल में न्याय दिलाने का काम करूंगा। और इसी कड़ी में वो प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। चाहे मंदिर का मसला हो, चाहे कुएं का मसला हो, वो चाहते हैं इन चीजों का जो धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, उसका वास्तविक स्वरूप निखर के आना चाहिए, ताकि लोग अपनी संस्कृति को पहचान सकें। आवाज बंद हो गई। संस्कृति को पहचान सकें, आवाज, हाँ, पहचान सकें। तो मैं जी और मैं चाहूंगा कि मेरा भी मन है कि इसकी जो जांच 1978 का जो दंगा हुआ है, इसकी अगर न्यायिक जांच हो जाए तो निश्चित रूप से सच सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन तिल का ताड़ नहीं बनाया जा रहा है, ये मेरा अपना मत, अपना विचार है। नहीं बनाया जा रहा है। एक तरह से रूल 15 के अंतर्गत जो नोटिस है उसमें मांग की गई है सरकार से, सरकार ने अब प्रशासन से मांगी है कि उसमें क्या क्या हुआ है। और अब लेकिन ये तो कोई ना ही जांच है और ना ही कोई और बात है, एक मांग की गई है और जानकारी लेने के लिए, और ये जानकारी उन तक एमएलसी महोदय तक जाएगी रूल 15 के अंतर्गत। जो भी है, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी हम शशांक यादव जी की तरफ रुख करेंगे, और हमारे टीवी स्क्रीन पर जो मांग की गई है वो 5 पॉइंट यहाँ पर चल रहे हैं। मामले में अदालत ने क्या फैसला सुनाया था, दंगे कब हुए थे, दंगे में कितने लोग, ये देखिए दंगा कब हुआ था, ये हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। दंगे का कारण क्या था, ये भी मांग की गई है। दंगे में कितने लोग मारे गए थे, उनकी डिटेल्स मांगी गई है। दंगे में दर्ज एफआईआर और कोर्ट में
पेशी की भी बात की है। मामले में अदालत ने क्या फैसला सुनाया था, ये 5 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण है, ये मांगी गई है ये इस रूल 15 के तहत। सवाल यहाँ पर यह है शशांक जी, आप पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं और सपा के प्रवक्ता हैं, कुल मिलाकर के अगर जो ये जानकारी जाती है मात्र जानकारी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, जो बयान दिया है, उसमें कहा है कि हम अब हिंदू के जो अस्मिता है उसके साथ खिलवाड़ करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा, उनके गौरव को बरकरार रखा जाएगा। संभल का उन्होंने उदाहरण दिया है। और इस मांग, ये जो मांग की गई है, ये अगर दोनों को एक साथ जोड़कर देखिए तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि सरकार वास्तव में अब संभल मामले पे बहुत ही संजीदा है और हो सकता है कि भविष्य में अब जांच हो? देखिए, कोई भी जांच, कोई भी एक्शन फिलहाल तो उसी नियम कानून पे होगा जो लागू है, जो भारत का संविधान है, बिल्कुल बिल्कुल, जो भारतीय न्याय संहिता है। और इस प्रकरण पे आज 46-47 साल हो गए, जितने भी विवाद आए होंगे, जितने भी लोग रहे होंगे, जो भी पीड़ित रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा जरूर होगा। जी बिल्कुल। कुछ लोगों के मैटर पेंडिंग रहे होंगे। और अगर मान लीजिए अभी कुछ लोग ऐसे जिनकी सुनवाई नहीं हुई, तो वो कारण बताएंगे कि भाई हमने अभी तक बात क्यों नहीं कही। मैंने बीच में कहा ना कि 6 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और यहां पर इसी पृष्ठभूमि में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो भागवत साहब लगातार टोक रहे हैं, वो किसी और को नहीं टोक रहे हैं, वो योगी जी के लिए ही बयान आ रहे हैं बार बार, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि शांति का पैगाम लेके घूम रहे हैं, तो शांति का पैगाम लेना या लेके चलना, आप शांति को ही एक विवादित शब्द बना दे रहे हैं। जहां पर आप हिंदू अस्मिता की बात कर रहे हो, भारतीय संविधान बड़ा स्पष्ट रूप से आर्टिकल 14 में कहता है कानून सबके लिए बराबर है, अवसर की क्षमता। और जब सबके लिए बराबर है, वही कानून सरकार के ऊपर भी ये दायित्व डालता है कि कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। तो अपराध की जिम्मेदारी, अपराध के अन्वेषण की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल। और सरकार अगर कोई चीज पाती है तो उस पर कार्रवाई करने पे सरकार को कौन रोक सकता है? बिल्कुल। लेकिन किसी चीज को आप निरंतर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बार बार जब दोहराते हो कि हिंदू अस्मिता, हिंदू अस्मिता, तब आप जो है चर्चा का विषय बनते हैं, और तब आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपको किसने रोका है कि आप पीड़ित को न्याय ना दिलाएं? लेकिन उस पीड़ित के न्याय में आप स्पष्ट रूप से ऐसा कह रहे हैं कि लग रहा है कि सिर्फ हिंदू समाज की सुनवाई होगी और किसी की सुनवाई नहीं होगी। आपके शब्दावली से ऐसा इंस्पायर होता है। इतनी ही सी तो बात है भाई, हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। जी बिल्कुल। और 101% जो भी दोषी, अगर अभी भी कोई बच गया हो और कोई आपके पास एविडेंस आती है, तो आप उस पर कार्रवाई बिल्कुल करें। जी बिल्कुल। मैटर है ऐसे कि जो 20-20 साल, 25-25 साल बाद, 30-30 साल बाद लोग पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल। इस सब अभी जो शासन ने सूचना मांगी है, तो मेरे पास तो डिटेल नहीं है, हो सकता है दिलीप जी को जानकारी होगी। उस समय भी कोई ना कोई कमीशन वगैरह बैठे होंगे। बिल्कुल। क्योंकि बड़ा दंगा था, छोटा दंगा नहीं था, वो बड़ा दंगा था। उस पर निश्चित रूप से कमीशन वगैरह बैठे होंगे, जो मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं उनका डिटेल निकाल पाता। जी जी।
उन कमीशंस ने भी कुछ ना कुछ कहा होगा, किसी की जिम्मेदारी सेट करी होगी, किसी के लिए कुछ सोचा होगा कि प्रशासनिक स्तर पर कहां पे कमी रह गई है। तो इस तरह की जो भाषा है, जैसे अभी उन्होंने योगी जी ने कहा कि हिंदू प्रताड़ित हुआ, कुछ इस तरह का शब्द था, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। लेकिन जितने भी हिंदुस्तान में आज की तारीख में दंगों के ऊपर मैंने अभी तक जितने भी रिसर्च पेपर्स पढ़े, जितने भी मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी है जी, मैक्सिमम में ये निकल के आया कि पीएसी और पुलिस से प्रताड़ित मुस्लिम समाज ज्यादा हुआ जब भी दंगे हुए हैं। और ये भी पुलिस के अधिकारियों की लिखी हुई किताबें हैं। तो चलिए उसके कोई हम साक्षी नहीं, लेकिन जो तथ्य जो निकल के आए, लेकिन इस बहस को हम हिंदू मुसलमान बहस में नहीं करना चाहते। बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया जिस समय संबोधित करते हैं तो वो पूरे प्रदेश को संबोधित करते हैं और केवल उसको एक पक्ष के लिए रक्षक के रूप में नहीं, हर कमजोर, हर पीड़ित के पक्ष में सरकार खड़ी है, ये मैसेज आना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। दिलीप गुप्ता जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। शशांक जी ने बहुत ही नपी तुली शब्दावली का प्रयोग किया है और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर जो कोई पीड़ित है और 50 साल बाद भी, 47 साल बाद भी अगर वो छूट रहा है तो उसको सजा होनी चाहिए। उसको उसके सजा से किसी ने रोका नहीं है, सपा भी नहीं रोक रही है कि ठीक है, अगर जो बच गया है तो उसे सजा हो जाए। अगर जो दोषी है उसको सजा हो जाए। सवाल यहां पर यह है कि दिक्कत सपा या अन्य पार्टियों को यह है कि इस तरह के सार्वजनिक जो बयान आप द्वारा दिए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जैसे कि अभी बयान दिया गया और बार बार ऐसे दिए जा रहे हैं, दिक्कत उससे है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, न कि किसी पीड़ित को न्याय दिला रहे हैं और किसी दोषी को सजा दिला रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात तो सही है कि उस समय जो दंगा हुआ तो बहुत पीड़ा हुई, लोग जले, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस समय एक वर्ग में दहशत ऐसी थी, पूरा डर था, भयभीत था। यही कारण था कि लोग वो क्षेत्र छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में आ गए और इसी भय और कारण के कारण अपनी पैरवी ठीक से नहीं कर पाए होंगे, जिस वजह से उन्हें पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका। अगर कोई व्यक्ति है, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर वो आज न्याय दिलाने की बात करता है तो ये सबको समर्थन करना चाहिए, सबको सराहना करना चाहिए कि आज चलो कुछ इस दंगे के ऊपर कुछ रिपोर्ट मांगी गई है, आगे हो सकता है कि इस पे कार्रवाई हो, जांच हो और दोषियों को सजा मिल सके। तो ये प्रयास उनका है और मैं मुख्यमंत्री के बारे में इतना ही जानता हूं कि जो बात वो कहते हैं वो छुप के नहीं कहते, वो खुले मन से, खुले दिल से कहते हैं। आज वो अगर ये कह रहे हैं कि संभल में जो दंगा हुआ उनके पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, जो पीड़ित है न्याय मिलना चाहिए ताकि उनके आंसू पुछ सकें, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और इसमें कोई ना कोई राजनीति है ना हिंदू मुसलमान की बात है। बात यह है कि पीड़ितों को न्याय मिले और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले। वास्तव में ये एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास की सबको सराहना करनी चाहिए। इसमें राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, ना हम राजनीति में बटे, ना हम हिंदू मुसलमान में बटे। हम सबका प्रयास ये हो कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही कि न्याय मिलना चाहिए और न्याय हो। चूंकि अब समय नहीं है इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि संभल का जो सच है वो सच सामने आए, जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले और जो आरोपी हैं उन्हें दंड मिले। ये सपा भी कह रही है, सपा के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां है?
समाजवादी पार्टी को दिक्कत यहां है कि आप ये बात बार बार सार्वजनिक मंचों से कह करके वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो भैया सवाल यहां पर यह है कि जो हम कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, उसे बार बार वो कह रही है, वो कर रही है, कह रही है। अब भी आपकी जब सरकार थी तो आपने भी जो किया वो सार्वजनिक किया कि नहीं किया, लोगों के बीच जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसमें ध्रुवीकरण कहां से आ जाता है? अगर आपने दोषियों को दंडित करने का बीड़ा उठाया है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही है किसी ने, तो इसमें गलत कहां है? कुछ भी गलत नहीं। इसलिए जो भी हो रहा है कानून सम्मत हो रहा है, तो उस पर सभी को एक मत होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।